हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव और बहुत से कई जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? इस चैप्टर में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बाद वो जनन के लिए सक्षम हो पाते हैं। आपने चैप्टर 6 में मानव जननांगों के बारे में पढ़ चुका है। इस चैप्टर में हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है, यानी कि एडल्ट हो जाता है। किशोरावस्था और यौवना जब आरंभ होता है उसके बारे में बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। दोस्तों के चले जाने के बाद बूझो और पहेली अपने मम्मी पापा के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वो हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई दोस्त जिनसे वो 1 साल बाद मिली थी, उनकी लंबाई इतना एकाएक बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर या कार्टून से नज़र आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, लेकिन 10 या 11 साल के बाद वृद्धि में एकाएक बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाला परिवर्तन वृद्धि की प्रक्रिया का एक भाग है। ये इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं, यानी कि आप एडल्ट हो रहे हैं। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? जीवन का ये ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल और युवावस्था के बीच की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, नेचुरल प्रोसेस है। जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके बाद जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 साल की आयु से शुरू होकर 18 या 19 साल तक रहती है। ये अवधि क्योंकि इंग्लिश के टीन्स 13 से 18 या 19 साल तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में ये अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में कई परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौवना आरंभ यानी कि प्यूबर्टी का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवना आरंभ समाप्त हो जाता है। पहेली और बूझों का एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछे का आ जाना किशोरावस्था के ही लक्षण हैं। वो यौवनावस्था या यौवना आरंभ में होने वाले कई परिवर्तनों के विषय में जानना चाहती है। चेंजेस एंड प्यूबर्टी। लंबाई में वृद्धि, इंक्रीज इन हाइट। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां की यानी हाथ पैरों की अस्थियां, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। एक्टिविटी फर्स्ट। कई चार्ट में लड़के और लड़कियों की एज के साथ लंबाई और वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को परसेंटेज में बताया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है, और इस एज को कॉलम 1 में बताया गया है, जैसे कि 11 साल की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है।
ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र है जो व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। अपने दोस्तों के लिए ये टेबल का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए और पता लगाइए कि आपके क्लास में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे छोटा है। कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जो प्रेजेंट हाइट है अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाई बाई 100। फिर एग्जाम्पल जैसे है कि अ बॉय इज़ 9 years old एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो आप इससे कैसे करेंगे? 120 अपॉन 75 इंटू 100 सेंटीमीटर। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लिए हैं कि लड़के का कितना होता है, तो 9 ईयर का था वो लड़का और उसकी हाइट 75% बढ़ गई होगी इस चार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ अपॉन में 75 लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई किए हैं 100 से, तो इसका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर टॉल। एक्टिविटी सेकेंड। एक्टिविटी फर्स्ट में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक और ग्राफ बनाइए और उसमें एक्स एक्सिस पर और लंबाई में वृद्धि का परसेंट वाई एक्सिस पर लीजिए। अपने एज को ग्राफ पर पॉइंट आउट कीजिए। आप लंबाई जिस परसेंट को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना कई ग्राफ से कर सकते हैं। शुरुआत में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, लेकिन लगभग 18 साल की एज तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी अलग अलग होती है। कुछ स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से गति करते हैं और बाद में वो गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। मैं चिंतित हूँ, अगर मैं लंबी हो गई लेकिन शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा हो गया तो? पहेली को चिंता होने की आवश्यकता ही नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ और पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण ये है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, लेकिन वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार की संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों और शरीर के कई भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करती है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के बारे में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चेंज इन बॉडी शेप। क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी क्लास के बच्चे के कंधे और सीने निचले कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण ये है कि वो यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। वॉइस चेंज। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपके क्लास में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौवना आरंभ में स्वर यंत्र और लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। वॉइस बॉक्स। लड़कों में बढ़ता हुआ ये वॉइस बॉक्स गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कि कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और बाहर से समानता दिखाई ही नहीं देता है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है।
ये स्थिति कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में ऐसा कुछ आपको दिखेगा, एक लड़के में, एक बॉय में, जिसका एडम एप्पल इस तरह से हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है। मेरे कई दोस्त की फटी आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है, बूझो कहता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेक्यस ग्लैंड्स। किशोरावस्था में वाइट एंड तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे निकलने लगते हैं। श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित होती है और ये ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है। इसीलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। रिचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वो कैसे एक डेवलपमेंट होता है। वृषण से शुक्राणुओं में उत्पादन शुरू हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय का साइज में बढ़ने लगता है और अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन शुरू हो जाता है। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर और अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है और वो सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में ये वो समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कभी कभी अगर किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने के प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है, इट्स नेचुरल, जो शारीरिक वृद्धि के कारण होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण और अंडाशय जननांग हैं, वो युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरों पर बाल उगने लगते हैं, यानी कि दाढ़ी मुझाने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करती है और इन्हें गैर लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग यानी कि प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवना आरंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का शुरुआत कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित की जाती है। यौवना आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। ये लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है, जैसे कि चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवना आरंभ के साथ अंडाशय स्त्री हार्मोन और एस्ट्रोजन उत्पादित करना शुरू हो जाता है, जिससे स्तन विकसित होता है। दुग्धस्रावी ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वो शरीर के विशिष्ट भाग या लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गैर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि कई हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को
टेस्टोस्टेरॉन यानी पुरुष नर में और एस्ट्रोजन यानी स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। उसके बाद रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है और शरीर के कई भागों में वो पहुंचता है टारगेट साइट पे। उसके बाद से यौवना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है। पहेली और बूझो अब समझ गए हैं कि यौवना आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का शुरुआत है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि क्या जनन काल एक बार शुरू होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है। तो आइए जानते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। ये चैप्टर लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वो जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का शुरुआत यौवना आरंभ यानी कि 10 से 12 साल की आयु से हो जाता है और सामान्यतः 45 से 50 साल की आयु तक रहता है। यौवना आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके बाद गर्भधारण होता है और अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता। तब उस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला मेंस्ट्रुएशन यौवना आरंभ में होता है जिसे कि मेनार्क यानी कि रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 साल तक ये मेंस्ट्रुएशन होना रुक जाता है और मेंस्ट्रुएशन के रुक जाने को मेनोपॉज कहते हैं। शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन चक्र अनियमित हो सकता है और उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहेली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या ये सही है? मेंस्ट्रुएशन चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। अगर अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वो विभाजन करता है और गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में या लड़की में विकसित होगा। लड़के या लड़की, बॉय और गर्ल। निषेचित अंडाणु या युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ये संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना यानी गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें X और Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 X और 1 Y होता है। युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में हमेशा 1 X गुणसूत्र होता है, लेकिन शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें से एक प्रकार में X गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में Y का होता है। अब आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं कि जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे और वो मादा शिशु में विकसित होगा, और अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा।
अब आप जान गए हैं कि जन्म से पहले शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। ये धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूरी तरह से गलत है, अन्याय संगत है। हार्मोन्स अदर दैन सेक्स हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये ग्रंथि वृषण और अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एड्रिनल अधिवृक्क जैसी कुछ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है, ये पीयूष ग्रंथि है। देन सेकंड थायराइड ग्रंथि यहाँ पर होती है। थर्ड एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, एंड यहाँ होता है आपका अग्नाशय, और फिर स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, और यहाँ पर होता है टेस्टिस। बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फुला हुआ और उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गायटर नाम की व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, और काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने ये भी बताया कि उनकी फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो और पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में देखा कि एड्रिनल ग्रंथि क्या है और उसके बारे में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्राव भी करती है। एड्रेनालिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव को संयोजन का काम करता है। थायराइड और एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन में भी स्रावित करती है जो व्यक्ति के सामान्य बुद्धि के लिए आवश्यक है। क्या और जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान होता है? रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। आप रेशम के कीट, मेढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है। क्लास 7th में आपने पढ़ा कि रेशम के कीट के जीवन चक्र का याद कीजिए उसको। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेढक बनने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्साइन का उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। अगर जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहा है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति के आहार में पूरी तरह आयोडीन ना हो तो क्या उसे थायरॉक्सिन की कमी के कारण गायटर हो जाएगा? एक्टिविटी 3 किसी मैगजीन या डॉक्टर से सूचना एकत्र कीजिए कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार करिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट से भी देख सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई का नियमित रूप से पालन और पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो कई बातों का और ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है और किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। याद कीजिए कि संतुलित आहार का मतलब भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना है।
हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी चावल दाल सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देता है। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है। लोहे यानी कि आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है। और लोहे खाद्य जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला, ये सब किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर और रात के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए, चेक कीजिए क्या भोजन संतुलित और पोषक है, क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या इनमें दूध, मांस, नट और दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि के लिए प्रोटीन प्रदान करते हैं, क्या इसमें वसा, शक्कर भी शामिल हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, फल और सब्जियों का क्या स्थान है जो लक्षी भोजन है यानी कि प्रोडक्टिव फूड्स हैं। चिप्स और पैक किए हुए कोई भी खाने बहुत स्वादिष्ट होते हैं लेकिन उनमें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होता। एक्टिविटी 4, अपने दोस्तों के साथ ही ग्रुप बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन यानी कल नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन में खाया था। एक्टिविटी 5, इस फिगर में से आप अपने चार्ट या पोस्टर बनाकर अपनी क्लास में लगाइए जिसमें आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहिए। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करिए, विज्ञापन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इसके बारे में प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। यहाँ मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग्स, ग्रेन्स यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये सब न्यूट्रिशियस आइटम हैं। पर्सनल हाइजीन, सभी व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार नहाना चाहिए। ये किशोरों के लिए और भी ज़रूरी है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय अच्छे प्रकार से धोकर नहाना चाहिए। अगर सफाई नहीं रही तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा है। लड़कियों को ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में और भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन या घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड ये सब उपयोग करें। कपड़े का ज़्यादा नहीं प्रयोग होता है, ना ही करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन को या पैड को चेंज करना चाहिए। पैड्स को फिजिकल एक्सरसाइज, ताज़ी हवा में टहलना, खेलना शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के और लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। मिथ, टैबूज, डू एंड डोंट्स इट। चैप्टर 6 में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए, जैसे कि किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर कई भ्रांतियाँ, सत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे बताया गया है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ है या एक असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। मेंस्ट्रुएशन के समय अगर कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। क्या ये सही है? यह एक मिथ है। मेंस्ट्रुएशन की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना बिल्कुल मना है, निषिद्ध है। आपको ऐसे कई और कथन और मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए उन सबको। एक्टिविटी 6, अपने क्लास में उन दोस्तों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती और स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। से नो टू ड्रग्स। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप में अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है और भ्रमित और असुरक्षित महसूस करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग, नशीली दवा के सेवन से आप अच्छे या तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आप उसको इसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक कि वो दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीला पदार्थ है जिनकी लत पड़ जाती है। अगर आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, लेकिन कालांतर में ये हानिकारक है। ये स्वास्थ्य और खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देगी। आपने एड्स के विषय में तो सुना ही होगा।
जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी दी जा सकती है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध या उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। आप जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। इसका कारण है कि टीन एज लड़कियां मां शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह कम उम्र में होने वाले विवाह को कहते हैं और मातृत्व से मां और संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वो मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती और वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं।